नमस्कार। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ में अचानक से नक्सली हमले बढ़ गए हैं। बीजापुर में माओवादियों ने 5 वाहनों को आग के हवाले किया, तो वहीं दंतेवाड़ा में मुठभेड़ भी हुई। बीजापुर में वाहन चालकों को उतार करके 2 एजॉक्स, 2 पॉकलैंड और एक ट्रैक्टर में नक्सलियों ने आग लगाई। तो वहीं गाछल नदी में बन रहे वाटर फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें ये वाहन वहां पर काम कर रहे थे। तो वहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए दंतेवाड़ा की, तो डीआरजी और रखटे कल्याण क्षेत्र समिति के माओवादियों के बीच रविवार को 2 बजे तक गोलीबारी हुई। गोलीबारी में गादम और जंगमपाल के जंगलों के बीच एक माओवादी का शव बरामद किया गया है, जिसकी पहचान वेटी हंगा के रूप में की गई है और बताया जा रहा है कि हंगा पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। इस गोलीबारी में और भी कई माओवादियों के मारे जाने और घायल होने की आशंका जताई गई है। वहीं एक 8 mm की पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। इसके अलावा 2 किलो आईईडी पटाखे, माओवादी साहित्य के साथ 2 पिट्ठू, दवाओं और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी वहां से बरामद की गई हैं। सरकार के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 8 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इनमें बीजापुर, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव और कोंडागांव शामिल हैं। सुरक्षा बल या फिर पुलिस जब भी नक्सलियों को पकड़ने के लिए जाती है, तो ये नक्सली उन पर हमला कर देते हैं। कल रात में हमें पिन पॉइंट सूचना मिली ग्रामीणों की मदद से कि एटेपाल और बड़े गुडरा के बीच में 15 से 20 माओवादी, जिसमें 8 से 10 वर्दीधारी, बंदूकधारी, राइफलधारी नक्सली हैं। डीआरजी को लॉन्च किया गया, घेराबंदी की गई, लेकिन जंगल का फायदा उठा के करीब आधे घंटे की फायरिंग करी। 6 से 6:30 बजे के बीच में नक्सली भागने में सफल रहे। लगातार उनको हम फॉलो कर रहे थे। फिर हमें सूचना मिली कि करीब 12 बजे ये लोग गादम और जंगमपाल के बीच में उस पार्टी को दोबारा घेराबंदी किया गया। करीब 15 मिनट फायरिंग चली, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। उसके बाद एक माओविस्ट मेल व्यक्ति हुंगा करके, जो मिलिशिया कमांडर है, छत्तीसगढ़ शासन से 1 लाख का इनाम है, एसपी दंतेवाड़ा द्वारा 10,000 का इनाम घोषित किया गया था, और उसकी डेड बॉडी रिकवर की हमने। 2-3 नक्सलियों को बगल से भागते हुए घायल अवस्था में देखा गया है। हो सकता है वो भी आने वाले समय में मृत हो जाए। एसडी राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। एसडी राज, क्या कुछ जानकारी है? आज 2 अलग अलग जगहों पर 2 अलग अलग घटनाएं जो है वो देखने को मिली। एक जगह वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, दूसरी जगह एनकाउंटर। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी हितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि बस्तर में जो बीजापुर में कुछ दिन पहले जो घटना हुई थी, जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद यहाँ पे जो जब सीआरपीएफ के जवान और डीआरजी के जवान, पुलिस विभाग गश्त चौका जो बहुत बढ़ा दिया गया है। उसके बाद जो अंदरूनी क्षेत्रों में गश्त में बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ घटना सुनने में आया दंतेवाड़ा जिला से कि आज एसपी वहाँ के दंतेवाड़ा के एसपी को जानकारी मिलती है कि कुछ सूचना तंत्रों से जानकारी ये आती है कि खटे कल्याण क्षेत्र में कुछ नक्सलियों की उपस्थिति दर्ज हो रही है, वहाँ घटना को अंजाम देने वाले हैं। ऐसा जब जानकारी उनको जब मिलती है, तो वहां पे डीआरजी के जवानों को एक टुकड़ी को भेजते हैं। जब वहां पे डीआरजी के जवान पहुंचते हैं, तो इनको वहां पे नक्सलियों की एक 25 से 30 के लगभग की टोली एक नजर आती है। तो जब इन दोनों के बीच में जब फायरिंग चालू होता है, तो कुछ देर तक जब फायरिंग चलता है, दोपहर के 2 बजे के आसपास की ये घटना है। जब फायरिंग चलती है, तो उसमें एक नक्सली को मार गिराते हैं और उस नक्सली के बॉडी को लेके आने में भी सक्षम रहते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ जवानों का कहना ये है कि वहां पे एक नक्सली नहीं, बहुत सारे नक्सलियों को मारा गया है। जबकि वहां 20 से 25 नक्सलियों को देखा गया था। तो कहा जवानों का कहना यह है कि लमसम वहां पे 8 से 10 नक्सलियों को हमने मारा है और कुछ नक्सली घायल भी हुए हैं, और क्योंकि वहां पे भागते हुए भी नजर आए हैं। तो ये बताया जा रहा है वहां पे। और कुछ जवानों का ये भी कहना है कि उस क्षेत्र के कुछ ग्रामीण लोग भी वहां पे अगल बगल में देखा गया था। तो उन लोगों के द्वारा वहां से जानकारी जब लिया गया था, तो उन लोगों ने भी ये बताया कि वहां से बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखे हमने जब आ रहे थे। और एसपी ने ये पुष्टि किया है कि 100% कहा जाता है कि वहां पे एक नक्सली का बॉडी हमने शिनाख्त किया है। उसके बाद वहां पे 3 से 4 नक्सलियों को और मार गिराया है, और जिनको मारे हैं उनको नक्सलियों ने वापस लेके गए हैं, और बहुत सारे लोगों को घायल भी होने का। जो नक्सली को जब मारे हैं, तो जो नक्सली के बॉडी को जब लाए हैं, उनके पास से फटाके भी मिले हैं, कुछ टिफिन बम भी मिला है, और 3 धनुष और ऐसे दैनिक उपयोग के बहुत सारे सामान उनके पास से मिला है। एक नक्सली के बॉडी को उन लोग लाने में सक्षम हुए हैं, और एक नक्सली की बॉडी इसी के नजर में रखते
रखते हुए बीजापुर क्षेत्र में आज जब वहां पे पानी टंकी का काम चल रहा था, वाटर फॉर्म का काम चल रहा था, वहां पे एक जेसीबी मशीन था, पोकलेन था और मिक्सर मशीन, इस तीनों मशीन को एक ट्रैक्टर के साथ वहां पे आज दोपहर के नक्सलियों ने 20-25 के टुकड़ी में आकर वहां पे आग जलाने का अंजाम दिया। और ऐसे जबकि बीजापुर में इतना बड़ा घटना होता है उसके बाद भी इनकी मौजूदगी ये बहुत बड़े वारदात को सामने लाने के लिए कहा जा सकता है। और जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि कटेगलन क्षेत्र में जो बैठक चल रहा था, तो वहां पे ये पुष्टि किया जा रहा है कि जो बैठक वहां पे चल रहा था तो इन लोग कोई बड़े घटना को अंजाम देने के लिए भटक कर रहे थे, ऐसी कुछ जानकारी वहां से आ रही है जी। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो बीजापुर में ये वाहनों को आग लगाने की बात सामने आई है और जो वाहन चालक या फिर जो काम करने वाले लोग थे उनको क्या वो धमकी देकर के वहां से फरार हो गए वारदात को अंजाम देकर के? जी, वहां से जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जब नक्सलियों की टोली वहां पे पहुंची तो वहां पे मजदूर भी उपस्थित थे, सभी लोग उपस्थित थे। पहले मजदूरों को वहां से भगाया गया क्योंकि मजदूर जो होते हैं ग्रामीण वहीं के होते हैं, तो उनको वहां से भगा दिया गया। उसके बाद जब वो जो ऑपरेटर थे, वहां के मशीन के जो चालक लोग थे, उन लोग को उतारा गया और उनको सीधा हिदायत दिया गया कि इस क्षेत्र में, अंदरूनी क्षेत्र में आप लोग काम नहीं करेंगे। ऐसा करने के बाद उन्हीं गाड़ी में से डीजल जो होती है, डीजल को निकाल के उन्हीं गाड़ियों को वहां पे आग लगा दिया गया। लगाने के बाद सीधा हिदायत दिया गया कि यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया जाएगा। ऐसे कहकर उन लोगों ने सीधा हिदायत दिया और बोला अभी के तुरंत तत्काल के प्रभाव में यहाँ से जितने भी स्टाफ है यहाँ से निकल जाए। तो भय के कारण वहां से सभी लोग निकल गए हैं। अभी तक सूत्रों से जो जानकारी आ रही है जिस हिसाब से कि वहां पे अभी तक कोई गया नहीं है और वहां तक अभी तक सवेरे जाने वाली बात कही है। सवेरे जब जाएंगे, पुलिस विभाग की कोई टीम जाएगी, सीआरपीएफ की जो टीम जाएगी, तो उसके बाद पुष्टि होगी कि वहां पे और क्या क्या घटना हुई। बिल्कुल असरीराज, क्योंकि क्या समझा जाए, अगर अलग अलग जगहों पर बात की जाए जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं खासतौर पर, वहां जब भी कोई विकास कार्य होता है तो इसी तरीके से नक्सली अड़चन डालते हैं। और अब एक बार फिर से वहां पर ऐसा ही हुआ है, जहां पर ये निर्माण कार्य चल रहा था वहां पर नक्सली आए और वाहनों को आग लगा करके चले गए। जो काम करने वाले लोग थे उनको भी धमकाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं अब सामने आ रही हैं और उसके बावजूद भी वहां पर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं थे। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे घटनाएं बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में आए दिन होते रहते हैं और इन विकास कार्यों को लेकर इन लोगों ने बहुत ज्यादा दिक्कतें और परेशानी आए दिन करते रहते हैं और बहुत सारे ठेकेदारों को भी धमकी देते हैं। धमकी देने के बाद अगर नहीं मानने पर ये मौत के घाट में भी उतारते हैं सीधा इनका वारदात। ये तो आए दिन सुनने के लिए मिलता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले उसी क्षेत्र में जब इतना बड़ा घटना होता है, पूरे देश को हिलाने वाला घटना, जो कि 22 जवान वहां पे शहीद हो जाते हैं और एक जवान को उन लोगों ने किडनैप करके लाके वापस पूरे पब्लिक के सामने, पत्रकारों के सामने मध्यस्थता करके छोड़ा जाता है। तो उसके बाद कुछ ही दिन होते हैं, 2 से 4 दिन में फिर इतना बड़ा घटना का अंजाम देना, ये कहीं ना कहीं चुनौती वाली बात है। या तो कहीं ना कहीं सरकार की जो सूचना तंत्र है कहीं ना कहीं फेल जरूर हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी टुकड़ा वहां पे भी उपस्थित होना बीजापुर क्षेत्र में और उसके बाद दंतेवाड़ा क्षेत्र में भी घटना करना, मतलब कहीं ना कहीं सूचना तंत्र में दिक्कतें हैं और सूचना तंत्र सही नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से इनकी हिम्मत की रात, जबकि 22 जवान की जब शहादत हुई है उसके बाद वहां पे बताया जा रहा था आला अधिकारियों का शासन के द्वारा, छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी के द्वारा, कि अंदरूनी क्षेत्रों में भेजा जाएगा और पूरी तगड़े से सर्चिंग की जाएगी। तो उसके बावजूद भी उस क्षेत्र में फिर से आके इस तरीके से घटना कर देना बहुत बड़ी चुनौती वाली बात कही जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए दंतेवाड़ा की, जो वहां पर जो मुठभेड़ हुई वो किस वजह से बताई जा रही है? क्या पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों के जवान वहां पर नक्सलियों को पकड़ने के लिए गए थे तब ये घटना वहां पर घटी, या फिर अचानक से गश्त के दौरान ही वहां पर हमला कर दिया गया सुरक्षा बलों पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एसपी साहब से जब बात हुई तो एसपी साहब का कहना था कि कुछ सूचना तंत्रीय जानकारी से हमको ये पता चला था कि कुछ नक्सलियों को वहां पे देखा गया है। तो देखा गया है। उसके बाद जब नक्सलियों को देखने के बाद जब एसपी साहब ने डीआरजी के जवान की एक टुकड़ी को वहां पे जब भेजा तो वहां पे ये देखा गया कि 25 से 30 लोग के आसपास में नक्सलियों को देखा गया था। देखा जाने के बाद दोनों तरफ से जब फायरिंग चालू हुई लगभग 1 से 1.5 घंटा के आसपास फायरिंग चली है बताया जा रहा है। उसके बाद जब वहां से कुछ नक्सली भागते नजर आए, कुछ नक्सली जख्मी नजर आए, तो जब पुलिस फोर्स वहां पे उनके ऊपर दिक्कतें पैदा करते हुए नजर आई तो नक्सली पूरे तरीके से भाग गए। तो एक नक्सल की बॉडी को उन्होंने लाने में सक्षम हुए और बाकी नक्सलियों के जो घायल हुए और जितने भी मारे गए तो उनको उन्होंने वापस लेके गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़े घटना का अंजाम देने का साबित ये है क्योंकि वहां से एक टिफिन बम भी उपलब्ध कराया गया। टिफिन बम जो ब्लास्ट के लिए ईडीए बम होता है 2 किलो का, उसको भी उन्होंने वहां से मिला है
और तीर धनुष भी था, बहुत सारे वहां पे तार मिले हैं, ऐसे दैनिक उपयोग के बहुत सारे सामान मिले हैं, बंदूक भी मिला है। ऐसा इससे ये कहा जाता है कहीं ना कहीं कि ये कोई बड़े घटना को फिर से अंजाम देने के ताक में थे, तो इसने को पुलिस विभाग ने जाकर उसको विफल करवा दिया। और जिस हिसाब से वहां से नक्सलियों को मार के लेके आए, तो फिर देखना यह है कि और कुछ घटना को देने के अंजाम में तो नहीं है। बिल्कुल। जो वेटी हंगा जो इनामी नक्सली था, करीब 1 लाख रुपए का इनाम उस पर था, तो उसके मारे जाने को कितनी बड़ी सफलता के रूप में देख रही है सुरक्षा बलों की टीम? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो देखा जाए तो एक तरह से बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन 1 लाख की इनामी है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा बस्तर में इससे बड़े बड़े लीडर भी हैं जिनको आए दिन, जैसे कि आपको पता होगा अभी जो जीरम घटना हुई थी, जो बीजापुर वाली घटना हुई थी, जिसमें हिडमा नाम का एक नक्सली लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है, ये भी इस वक्त इसी क्षेत्र में उपस्थित है, लेकिन उसके साथ कोई घटना नहीं किया जा पा रहा है, उसको ना पकड़ पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। 1 लाख का इनामी तो जैसा बोल रहे हैं, शासन द्वारा बोला जा रहा है, हो सकता है कि नक्सली आए दिन अपना नाम बदलकर ऐसे शो करते हैं, हो सकता है कि अभी तक का वो नाम चेंज कर दिया हो, कोई और नाम से हो, ऐसा भी करते हैं। तो इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता कि वो 1 लाख का इनामी था या 10,000 का इनामी था। तो वो तो तभी पता चल पाएगा जब कोई सिलेंडर नक्सली जो रहता है, जो पुलिस विभाग में आता है, वो देख के कहता है कि ये नाम स्पष्ट करता है, क्लियर करता है, तो तब जाके बताया जाता है कि 1 लाख का इनामी था या छोटा नक्सली था या बड़ा नक्सली था, जो भी था। जी, फिलहाल अगर बात की जाए सरकार की, क्योंकि नीति बनाने की बात लगातार होती रही है नक्सलियों के खिलाफ, तो अभी तक क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? क्योंकि इतना बड़ा हादसा इससे पहले हो चुका है, 22 से ज़्यादा जो जवान है वो कहीं ना कहीं हताहत हुए उस हमले को लेकर के, और अब भी लगातार सक्रिय नक्सली जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, लगातार वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ प्लानिंग सरकार की तरफ से की जा रही है, इस बारे में कोई जानकारी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 22 जवान तो शहादत तो बहुत बड़ी शहादत है, मैं इसको छोटी शहादत नहीं कहूंगा। इससे पहले भी यहाँ पे 46 जवान की शहादत भी हुई है, 15 जवान की शहादत भी है, ऐसे जीरम घाटी में भी 30 जवानों की शहादत हुई है, ऐसे बहुत सारे जवानों की शहादत हुई है। शासन पूरी तरह से कोशिश तो जरूर करती है कि इन लोग का इसका बदला लिया जाए, जितने लोगों को शहादत हुई है उसका पूरा बदला लिया जाए। लेकिन मैं आज तक जो देखते आ रहा हूँ बस्तर क्षेत्र में जिस तरीके से घटनाएं होते आती है, लेकिन अभी घटनाओं की कमी तो आई थी, लेकिन जितने लोगों को मारा गया था, शहादत दिया गया था, उतनों का उन्होंने अभी तक का कोई शहादत का बदला तो नहीं लिया। ऐसा नहीं लगता कि जैसे 22 जवान की शहादत का 22 नक्सलियों को मार कर लिया जाए, ऐसा कोई तो शहादत नहीं आया अभी तक का बस्तर क्षेत्र में। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताया चाहूंगा कि ऐसे बड़े घटनाएं आए दिन होते रहते हैं बस्तर में। अभी देखना यह है कि जैसे कि बीच में जब 22 जवान की शहादत हुई थी, उसके बाद रायपुर में जब बैठक हुआ था, सीएम भूपेश बघेल जी आए थे, अमित शाह जी आए थे, इन लोग सभी आला अधिकारी लोग जब बैठक किए थे, तो इन्होंने कहा था कि कुछ बड़ा रणनीति बनाएंगे, रणनीति बनाकर बस्तर से पूरी तरह से नक्सल को साफ करेंगे। तो ये रणनीति क्या बना है, किस तरह से बना है, अब देखना ही है। और रणनीति कितने दिन में बस्तर में लॉन्च होगा या लॉन्च हो गया, ये तो बताएंगे नहीं, लेकिन ये देखना ही है कि कुछ दिन बाद पता जरूर चलेगा कि रणनीति किस तरीके से बनी हुई थी। जी एसडी राज, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ में नक्सली एक बार फिर से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और बार बार सुरक्षा बलों को चुनौती देते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। तो बीजापुर में वाहनों को आग के हवाले किया गया है और दंतेवाड़ा में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है। हालांकि कई नक्सलियों के मारे जाने की आशंका है कि कई घायल हुए हैं या फिर उनकी हो सकता है मौत भी हो गई हो, लेकिन इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि एक नक्सली का शव जरूर बरामद किया गया है और इसकी जानकारी वहाँ के दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने दी है। और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जिस तरीके से नक्सलियों की तरफ से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इससे पहले सुरक्षा बलों की टीम पर हमला किया गया था और अब जो निर्माण कार्य चल रहा था वहाँ पर भी वाहनों को जाकर के आग के हवाले कर दिया गया। और दंतेवाड़ा की अगर बात की जाए तो दंतेवाड़ा में मुठभेड़ हुई है और वहाँ से काफ़ी मात्रा में जो नक्सलियों का सामान है वो भी बरामद किया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। बीजापुर में वाहनों को आग के हवाले करने का मामला सामने आया है, जहां पर काम चल रहा था। मनगाछल नदी में वाटर फिल्टर प्लांट का वहां पर निर्माण हो रहा था और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वाहनों को आग के हवाले किया गया। जो यहाँ निर्माण कार्य में ये वाहन इस्तेमाल किए जा रहे थे और इनको यहाँ पर जो लोग थे उनको डराया गया, धमकाया गया, यहाँ से भगा दिया गया और उसके बाद इन वाहनों को आग लगा दिया गया। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ FIR ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, NOC, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ, ਲੇਬਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਮ ਨਾਰਮਲ 5-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 500 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारतीय जवानों ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जो कि करीब 72 घंटे तक चला। इस दौरान सेना ने 12 आतंकियों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के DGP ने यह बताया कि पिछले 72 घंटे में 4 अलग अलग ऑपरेशन में 12 आतंकवादी मारे गए हैं। इसमें त्राल और शोपियां में 7 आतंकवादी मारे गए, हदीपुरा में अलबद्र के 3 आतंकवादी मारे गए और बिजबेहरा में मारे गए लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी शामिल हैं। बीते 72 घंटे में 4 जगहों पर मुठभेड़ हुई। मारे गए आतंकियों में अंसार गजवल उल हिंद चीफ इम्तियाज शाह भी था। इम्तियाज शाह के मारे जाने की पुष्टि कश्मीर जोन के IG ने भी की थी। इस मुठभेड़ में सेना के 4 जवान भी घायल हुए थे और हालांकि घायल जवानों को मामूली चोट आई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए शोपियां और पुलवामा में इंटरनेट सेवा को बंद भी किया गया था। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी? ये एक बड़ा जो ऑपरेशन है वो सुरक्षा बलों के जवानों ने चलाया और करीब 12 आतंकवादी मारे जाने की खबर। रविंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन 4 अलग अलग जगहों पर जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होती रही है आपसे पहले भी, और अब एक बार फिर से ये बड़ा अभियान चलाया गया। 4 अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन जो है वो चलाया आतंकवादियों के खिलाफ। और जम्मू कश्मीर में सेना के इस ऑपरेशन में करीब 72 घंटे में 12 आतंकवादियों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचाया गया। जहां पर उनका असल ठिकाना हो सकता है वहां पर उन्हें भेज दिया गया, उन्हें मार गिराया गया मुठभेड़ में। इसमें हालांकि कई जवानों को भी हल्की चोटें जरूर आई हैं, लेकिन किसी के भी कोई जानी नुकसान की कोई खबर नहीं सामने आई। बहत्तर घंटे में 12 आतंकवादी मारे गए हैं। लगातार जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ की जा रही है जम्मू कश्मीर में, और एक बार फिर से सुरक्षा बलों की तरफ से ये ऑपरेशन चलाया गया। 4 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई और अलग अलग जगहों पर ये आतंकवादी मारे गए हैं, जिसमें
जो जानकारी दी गई है डीजीपी की तरफ से, उसमें ये बताया गया है कि त्राल और शोपिया में अगर बात की जाए तो अकेले इन दोनों जगहों पर 7 आतंकवादी मारे गए हैं। हदीपुरा में भी अलबद्र के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। रविंद्र श्रीवास्तव एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है? 72 घंटे तक ये ऑपरेशन चला और 12 आतंकवादी मार गिराए गए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, इससे पहले आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई जो है सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है, क्योंकि इस बार आतंकियों की मंशा थी कि अमरनाथ यात्रा में खलल डाला जाए। हालांकि पिछले साल कोरोना की वजह से यात्रा जो है वो स्थगित करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसे इनपुट मिले थे कि यात्रा को बाधित किया जा सकता था आतंकियों की तरफ से, और इसी वजह से सुरक्षा बलों ने लगातार कार्रवाई की है। अगर बीते 2-3 दिन की बात करें तो करीब 12 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं। इसमें हरकत-उल-इंसार जो ग्रुप था उसका पूरी तरह से सफाया जो है वो किया जा चुका है। 7 आतंकी परसों मारे गए थे और 5 आतंकी जो हैं वो आज मारे गए हैं, जिसमें अलबद्र के आतंकी भी मौजूद हैं और उनके पास से हथियार भी जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है ताकि कश्मीर घाटी को आतंकवाद फ्री किया जा सके। और जिस तरह से अमरनाथ यात्रा के ऊपर आतंक का बादल मंडरा रहे थे, उसको लेकर भी सुरक्षा बल जो थे पूरी तरह से मुस्तैद थे, और यही वजह है कि आतंकियों पर कार्रवाई की गई है। और इसी बौखलाहट में आतंकियों ने एक जो छुट्टी काटने आया था फौजी आर्मी का जवान, उसके ऊपर गोली चलाई थी, वो उसने अब शहादत पाई। और आज भी आतंकियों की तरफ से एक अननोन व्यक्ति के ऊपर जो है गोलियां चलाई गई। हालांकि उसकी हालत जो है अभी फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी जो है बौखला चुके हैं और यही वजह है कि अब वो स्थानीय लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। जी रविंद्र, इसके अलावा अगर बात की जाए, गजवतुल हिंद का जो चीफ है इम्तियाज, वो भी मारा गया है। कितनी बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हरकत-उल-इंसार जो है जो ग्रुप है ये लगातार सुरक्षा बलों के ऊपर अपनी कार्रवाई करता था और आज मोटरसाइकिल पर आकर सुरक्षा बल जो है अपनी ड्यूटी निभा रहे होते थे और उनके ऊपर फायरिंग करता था, ग्रेनेड फेंक के वहां से रफू चक्कर हो जाते थे। और जिस तरह से परसों की बात करें तो 7 आतंकी मारे गए हैं, सभी के सभी हरकत-उल-इंसार से थे और उनका चीफ जो है इम्तियाज वो भी मारा गया है। और काफी बड़ी कामयाबी जो है कही जा सकती है। खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी कहा था कि हरकत-उल-इंसार का जो है अब घाटी से सफाया हो चुका है। तो आने वाले दिनों की अगर बात करें तो जिस तरह से बाकी के आतंकी संगठन है, अस्पताल हो गया, हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, ये सब आतंकी संगठन जो है इनको भी जल्द ही घाटी में जो है समाप्त कर दिया जाएगा और घाटी को आतंकवाद फ्री किया जाएगा। रविंद्र, इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस बारे में क्या कुछ इनपुट्स हैं कि घाटी में अभी भी कितने आतंकवादी बचे हुए हैं, और अगर बात की जाए सीमा पार की तो वहां पर क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? जी देखिए, अगर सीमा पार की बात करें तो सीमा पार में अभी जैसे सीजफायर की घोषणा पाकिस्तान की तरफ से की गई थी कि अब पाकिस्तान की तरफ से किसी भी प्रकार की सीजफायर नहीं हो तो वायलेशन जो है वो नहीं होगा। यही वजह है कि अब बॉर्डर पर जो है फायरिंग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जाए कि पीओके में जो आतंकी कैंप हैं वो अभी भी चल रहे हैं, उन पर पाकिस्तान जो है वो कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है। आतंकी वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। और घाटी की अगर बात करें तो घाटी में भी अभी भी 200 जो है आतंकी बताए जा रहे हैं, जो अलग अलग संगठनों से हैं और आए दिन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम की फिराक में रहते हैं। और यही वजह है कि जब भी कोई इनपुट मिलता है सुरक्षा बलों को तो वो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हैं। अगर साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर के अंदर भी काफी ज्यादा आतंकी जो है मौजूद हैं और यही वजह है कि साउथ कश्मीर ही इस समय सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों के निशाने पर है। और जैसे ही इनपुट्स मिलते हैं उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जी रविंद्र, और अगर इन जो 4 जगहों पर ये जो एनकाउंटर किया गया है, जो कार्रवाई की गई है, यहाँ के बारे में अगर बात की जाए तो क्या कुछ जानकारी मिल रही थी सुरक्षा बलों को कि यहाँ पर क्या आतंकवादी ये जो कर रहे थे जो अलग अलग जगहों पर थे? देखिए, जैसे जैसे इनपुट्स मिल रहे थे सुरक्षा बलों को वो अपनी कार्रवाई कर रहे थे। हालांकि जिस तरह से कहा जाए कि अभी पिछले दिनों जब आतंकियों की तरफ से एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उसके बाद
सुरक्षा बलों ने उसका पीछा भी किया और समय रहते इनपुट्स मिला तो जो सतुल इंसाद के आतंकी थे उनको मार गिराया गया। हालांकि आतंकी जो हैं उनमें कहा जाए तो मस्जिद के अंदर छुप गए थे और उनको कहा भी गया कि आप आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन आतंकियों की तरफ से जब फायरिंग की गई जवाबी कार्रवाई में हालांकि के मौलाना जो थे उनको लाया गया, इमाम साहब को लाया गया और उसके बाद वो जो आतंकी का भाई था उसको भी लाया गया, लेकिन आतंकियों की तरफ से उनकी किसी बात को नहीं सुना गया। तो एनकाउंटर में आखिरकार एनकाउंटर में उस आतंकी को मारा गया जो इम्तियाज था, हरकत का चीफ था, उसको मार गिराया गया। वहीं अगर बात करें तो जो आज आतंकी मारे गए हैं उनमें अलबदर का एक 14 साल का आतंकी भी था, उसको भी सुरक्षा बलों की तरफ से कहा गया था कि उसको बचा लिया जाए, लेकिन आतंकियों की तरफ से जब फायरिंग की गई तो कहीं ना कहीं वो भी इस आतंकी भेंट जो है वो चढ़ चुका है और अब आतंकियों का खात्मा घाटी से होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से कहा जाए केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मजबूत सरकार है। जब 370 हटाई थी तब यही कहा गया था कि घाटी से आतंकवाद का सफाया किया जाएगा और कश्मीरी पंडितों को फिर से वहां बसाया जाएगा। यही वजह है कि लगातार आतंकियों को कार्रवाई जो है वो केंद्र सरकार लगातार आतंकियों के ऊपर कार्रवाई करने से परहेज नहीं कर रही है। खास करके अगर घाटी की बात करें तो यहाँ पर भी जो है सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना तीनों अंग मिलकर जो है आतंकियों पर कार्रवाई कर रहे हैं और बड़ी सफलता उनके हाथ लग रही है। रविंद्र, इसके अलावा ये भी जानकारी है कि इन एनकाउंटर्स में कई सुरक्षा बलों के जो जवान है वो भी घायल हो गए, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से आज जो एनकाउंटर हुए हैं और कल भी एनकाउंटर हुआ था उसमें भी 2 जवान पहले जख्मी हुए थे और एक 2 से 3 जवान जो हैं इन एनकाउंटर में भी जख्मी हुए हैं। हालांकि उनकी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही और यही वजह है कि सुरक्षा बल जो है बिल्कुल चौकन्ने होकर अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और क्लीन ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं ताकि अपना सुरक्षा बलों का किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो इसको पूरा ध्यान रखा जाता है और खास करके जब एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंचते हैं सुरक्षा बल। जी बिल्कुल रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में सेना ने ये ऑपरेशन चलाया, ये अभियान चलाया और ये बड़ा अभियान जिसमें 72 घंटे में 12 आतंकवादियों को मार गिराया गया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली में बीते 24 घंटे में कितने मामले आए और शनिवार को राजधानी में जो पाबंदियां बढ़ाई गई उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने यह बताया कि दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 10,732 केस सामने आए, जो कि अब तक सबसे ज्यादा हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना की चौथी लहर बेहद खतरनाक है और इससे निपटने के लिए हम सबका सहयोग ले रहे हैं। इससे पार पाने के लिए दिल्ली सरकार 3 स्तर पर काम कर रही है। कोरोना फैलना नहीं चाहिए, अस्पताल का प्रबंधन होना चाहिए और वैक्सीनेशन तेजी से हो। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा
कि वैक्सीनेशन को लेकर के पीएम को भी चिट्ठी लिखी जा चुकी है। सभी पाबंदियां हटाने की मांग की गई है। दिल्ली में हम घर घर जाकर के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अलग से जो टीकाकरण केंद्र हैं वो खोलने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। इसमें खास तौर से सरकार अकेले बहुत कुछ नहीं कर पाएगी। दिल्ली वासियों को, आपको सबको इसमें सहयोग देना पड़ेगा। आपने पहले भी बहुत सहयोग दिया, हर बार सहयोग दिया, हर बार जब भी वेव आई दिल्ली के लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया। किसी और के लिए नहीं, हमें अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए बढ़ चढ़ के कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अपनी सेहत अपने हाथ है। अगर हम अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, जो 3 चीज़ें बार बार बोलते हैं, मास्क पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और बार बार हाथ धोते रहिए। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो कि घर से तभी बाहर निकलेंगे जब बहुत ज़रूरी होगा। कुछ दिन की बात है, मुझे पूरी उम्मीद है जैसे पिछली 3 वेव चली गई वैसे ये 4थी वेव भी चली जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर पे ही रहें, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। मेरी आप लोगों से निवेदन है कि सब लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ मत दौड़िए। सरकारी अस्पतालों में जाएंगे, वहाँ भी आपको अच्छा इलाज मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में भी आप जा सकते हैं। अगर आपका ऐप दिखाता है कि सरकारी अस्पताल में बेड खाली है तो सरकारी अस्पताल में जाइए, लेकिन अस्पताल में तभी जाइए जब आपको ज़रूरत हो। अगर सब लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ने लग गए, अस्पताल कम पड़ जाएंगे। अगर सब लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ने लग गए, बेड कम पड़ जाएंगे, आईसीयू कम पड़ जाएंगे, वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे। तो अगर आपको अस्पताल की ज़रूरत है तभी अस्पताल में जाइए, वरना होम आइसोलेशन में रहिए। अस्पताल के बेड केवल सीरियस मरीजों के लिए रहने दीजिए। अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं, अगर आपको सिंपल सिम्टम्स है, ज़्यादा बीमारी नहीं है, और अगर आप अस्पताल चले गए तो आपने एक बेड ऑक्यूपाई कर लिया जबकि आपका घर पे इलाज हो सकता था। और अगर कोई सीरियस मरीज आता है अस्पताल के अंदर, उसको बेड नहीं मिलेगा, उसको बाहर वेट करनी पड़ेगी, उसकी मौत हो सकती है, सीरियस मरीज की मौत हो सकती है, उसको अस्पताल की ज़रूरत है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि कई लोग मैंने देखा वो कहते हैं जी मैं तो अस्पताल जाके एडमिट हो जाता हूँ, घर में दूसरों का ना हो जाए। घर के अंदर होम आइसोलेशन कीजिए, हमारी टीम आपके घर आएगी, आपको सारा गाइडलाइंस वगैरह सब बता देगी, ऑक्सीमीटर दे के जाएगी, आपको बता देगी कैसे होम आइसोलेशन करना है। आपके साथ हम संपर्क में रहेंगे। दिल्ली के अंदर दुनिया का सबसे बेहतरीन होम आइसोलेशन का प्रोग्राम चल रहा है, उसका फ़ायदा उठाइए आप। दुनिया भर के अंदर मैंने देखा है किस तरह से अस्पताल कम पड़ जाते हैं। इतनी तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है कि अस्पताल अगर कम पड़ गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन किसी भी सरकार को तब लगाना चाहिए जब उसकी अस्पतालों की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए और उसको ज़रूरत हो कि लॉकडाउन से कोरोना की गति धीमी हो जाती है। अभी अस्पताल की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है, आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते, आपका सहयोग चाहिए। कई बार हाथ जोड़ के निवेदन किया है, केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है कि ये जितने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, सब रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए। अभी तो ऐसे ज़रूरत है कि हमारी सरकार तैयार है, दिल्ली सरकार तैयार है, हम घर घर जाके कोरोना की वैक्सीन लगाने को तैयार हैं। हमारे स्टाफ जो है वो घर घर जाके वैक्सीनेशन लगाने को तैयार है। 2 महीने 3 महीने के अंदर, मैं अभी मुख्यमंत्रियों की जब बैठक हुई उसमें और भी 2-3 मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम 3 महीने के अंदर पूरे अपने राज्य को कोरोना की वैक्सीन लगा देंगे। आप ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए, 45 साल से ऊपर वालों को लगेगी। दिल्ली के अंदर जो मेरा डेटा है वो ये दिखाता है कि 65% मरीज दिल्ली के अंदर जो अब कोरोना के आ रहे हैं वो 35 साल से कम उम्र के हैं। तो अगर 65% मरीज 35 साल से कम उम्र के हैं तो कोरोना रुकेगा कैसे? कोरोना की साइकिल कैसे टूटेगी? वो तो तभी टूटेगी ना जब वैक्सीनेशन लगेगा।
तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है, केंद्र सरकार ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि सेंटर नहीं खोल सकते, ज़्यादा सेंटर नहीं खोल सकते, इस उम्र से कम लोगों को नहीं दे सकते। अभी तो हमें लार्ज स्केल के ऊपर युद्ध। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि जिस तरीके से सीएम ने यह दावा जरूर किया है कि अभी हमारे कंट्रोल में है सब कुछ, स्थिति जो है वो, लेकिन अस्पतालों की अगर बात की जाए तो बेड्स की कमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है कई अस्पतालों में। फुल जो है वो दिखा रहा है कोरोना ऐप पर भी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे पास अभी प्रॉपर इंतजाम है, वैक्सीन भी है, यहाँ तक कि बेडों की अभाव बिल्कुल नहीं है, मगर जिस तरीके से लगातार स्थिति बिगड़ रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी सहयोग करना होगा। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ रही है, पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 10,000 से ज्यादा के आंकड़े आना तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से चौथी लहर दिल्ली के अंदर अपने पैर पसारती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया जा रहा है, सैनिटाइजर का यूज नहीं किया जा रहा, मास्क का यूज नहीं किया जा रहा है, तो स्थिति बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है। मगर देखना है कि इस स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार कितने कदम उठा सकती है और केंद्र सरकार कितना सहयोग दे सकती है। बार बार अपील की जा रही है अलग अलग राज्यों की सरकारों की तरफ से लोगों से कि हम लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते, और यही अपील जो है वो दिल्ली में की गई है सीएम केजरीवाल की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से 10,000 से ज्यादा मामले एक दिन में सामने आना, और उसके बाद क्या लगता है कि लोग अब इस तरीके से सावधानी बरतेंगे, जिस तरीके से बार बार अपील की जा रही है, जो कोरोना के जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन कर पाएगी जनता? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो है वो निरंतर गाइडलाइन के द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है और बार बार अपील करती हुई नजर आ रही है कि बार बार जनता जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, मास्क का यूज करे, सैनिटाइजर का यूज करे। मगर जिस तरीके से आज भी रविवार के दिन भी जो साप्ताहिक बाजार होते हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी होने चाहिए उनको सख्ती बरतनी चाहिए, वो भी सख्ती बरतते नजर नहीं आ रहे हैं और जनता भी कहीं ना कहीं अनदेखी करती नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जनता तीनों ही मिलकर काम करेगी, तब जाके कहीं स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। मगर वरना इसी तरीके से आंकड़े बढ़ते रहेंगे और कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती नजर आएगी। जी राजीव, अगर बात की जाए वैक्सीनेशन की, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि केंद्र की पाबंदियों की वजह से वैक्सीनेशन तेजी से नहीं हो रहा है, वैक्सीन की भी कमी है, केंद्र भी नहीं खोलने की अनुमति दी जा रही है, और इसके अलावा जो एक उम्र की सीमा है वो तो लगाई ही गई है, उसमें भी कोई छूट नहीं दी जा रही है। तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है केंद्र सरकार की तरफ से, इस बारे में क्या कुछ कहा गया? देखिए बिल्कुल बताइए। जिस तरीके से दिल्ली सरकार बार बार केंद्र सरकार से अपील कर रही है कि आप 45 साल से नीचे के लोगों के लिए भी हमें टीकाकरण दीजिए और हम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मगर हर तरीके से जितने भी वैक्सीन सेंटर जो कहें या फिर कहें घर घर जाकर टीका लगाने की जो प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार करने के लिए तैयार बैठी हुई है। मगर जिस तरीके से वैक्सीन की कमी पड़ती नजर आ रही है और खुद अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि वैक्सीन जो है लगभग उनके पास 7 से 8 दिन की रह गई है, यानी कि लगभग कुछ दिन, एक हफ्ते की ही रह गई है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ रही है, मगर केंद्र सरकार बार बार यही कह रही है कि वैक्सीन की कमी नहीं है, वैक्सीन हमारे पास प्रॉपर है, प्रॉपर इंतजाम से हर राज्य को मिलेगी। मगर जिस तरीके से वैक्सीन की कमी नजर आ रही है उससे साफ जाहिर है स्थिति जरूर बिगड़ रही है। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी ये सहयोग देना चाहिए, राज्य सरकारों को, कि जो 45 साल से नीचे के लोग हैं उनके लिए भी कदम उठाए जाए और उनके लिए भी वैक्सीन का टीकाकरण जो है वो दिया जाए। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार बार बार कह रही है कि हमें छूट दी जाए, हम 45 साल से नीचे के लोगों के लिए भी टीकाकरण देंगे, मगर अभी तक 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही टीका दिया जा रहा है, ना कि नीचे के लोगों के लिए। मगर देखना होगा क्या नीचे के लोगों के लिए यानी 45 साल से कम उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया कब स्टार्ट की जाएगी, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है। जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ही सीएम केजरीवाल की तरफ से दिल्ली के लोगों से उन्होंने ये अपील की है कि सभी कोरोना नियमों का पालन करते रहें, तभी कोरोना से जो है बचा जा सकता है। और वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी गठबंधन और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस दौरान सोनिया गांधी ने यह कहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि यह मुद्दा उठाया जाए और सरकार को यह कहा जाए कि पीआर हथकंडों के बजाय लोगों के हित में काम करने पर जोर दें। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि हालात को लेकर के पारदर्शिता होनी चाहिए,
सरकार को कोरोना से संक्रमित और मारे गए लोगों के सही आंकड़े पेश करने चाहिए, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हों या फिर गैर कांग्रेस शासित। हमें भारत में कोरोना वैक्सीनेशन पर भी सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वहीं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार को फिर से एक बार प्रवासी मजदूरों को लेकर के सलाह दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि केंद्र सरकार की फेल नीतियों से देश में कोरोना की भयानक दूसरी लहर है और प्रवासी मजदूर दोबारा से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। सरकार को वैक्सीनेशन बढ़ाने के साथ ही इनके हाथ में रुपए भी देने की जरूरत है। ये न सिर्फ आम जनजीवन बल्कि देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही बेहतर होगा। हालांकि राहुल गांधी ने अगली ही लाइन में केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने आगे लिखा कि अहंकारी सरकार को अच्छे सुझावों से एलर्जी है। राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से वो बार बार तंज कस रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि आम खाना ठीक है लेकिन आम जन को खाना ठीक नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी सलाह दी है केंद्र सरकार को, क्योंकि एक बार फिर से वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है जो पिछली बार बन रही थी, जब लॉकडाउन लगाने से पहले जो स्थिति थी और लॉकडाउन लगाने के बाद जैसे मजदूरों का प्लान शुरू हुआ था, वैसे ही लोगों ने एक बार फिर से अपने आप ही समझदारी दिखाते हुए प्लान करना शुरू कर दिया है। क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में जिस तरीके से लॉकडाउन की बात सामने आ रही है, दिल्ली में भी बार बार इस बात को लेकर के आगाह किया जा रहा है लोगों को, तो इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में कई शहरों में लॉकडाउन लागू भी किया गया। उसी को देखते हुए जो प्रवासी मजदूर एक बार फिर से अपने काम पर लौट चुके थे, अपना काम कर रहे थे, फिर से रोजी रोटी कमाने के लिए वो वापस वहीं पर पहुंच गए थे जहां पर वो पहले काम करते थे। अब एक बार फिर से उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया है, अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं। अब ऐसे में क्योंकि कोरोना एक बार फिर से बढ़ रहा है, तो सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जहां पर कांग्रेस गठबंधन में सरकार में है उनके भी मुख्यमंत्रियों के साथ सोनिया गांधी ने चर्चा की है और केंद्र सरकार को भी ये नसीहत दी है कि पीआर के हथकंडे छोड़ करके, अपनी पब्लिसिटी छोड़ करके जनता पर ध्यान दिया जाए और पारदर्शिता आंकड़ों में होनी चाहिए। आंकड़ों को छुपा करके अपने आप को सही और बेहतर साबित करने की कोशिश ना हो, बल्कि आंकड़ों में पारदर्शिता हो और सच्चाई के साथ आंकड़ों को सामने रखा जाए और उससे निपटने के लिए कोशिश की जाए। तो इस तरीके से ईशान त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ईशान जी, आपका स्वागत है इन वीडियोस पर। ईशान जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले अब बढ़ रहे हैं और जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उनकी तरफ से बार बार सलाह दी जा रही है केंद्र सरकार को भी और जो बाकी गैर कांग्रेस शासित राज्य हैं उनको लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि आंकड़ों में पारदर्शिता लाई जाए, आंकड़े छुपाए ना जाए। क्या आपको ऐसा लगता है कि आंकड़े छुपाने की कोशिश कुछ राज्यों की सरकारें कर रही हैं, जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि वहां पर कोरोना कम है? मैं बिल्कुल इस बात से मैं सोनिया गांधी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, देखिए आप सिंपल सा एग्जांपल देखिए, जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पे पॉलिटिकल रैली भी हो रही है, सभी नेता जा रहे हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी जा रही है। वहां पे जब मतदान हो रहा है तो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई कोविड प्रोटोकॉल्स के नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो ये तो साफ सी बात है कि बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में और केरला में राज्य सरकार के हिसाब से या बाकी सभी जितनी भी सरकार है वहां पे जो केंद्र सरकार के हिसाब से कोरोना नहीं है। तो बिल्कुल सही बात बोली है सोनिया गांधी जी ने, और सोनिया गांधी जी ने बिल्कुल सही इनिशिएटिव उठाया है कि अगर दिक्कत आ रही है, अगर वैक्सीनें कम पड़ रही हैं, अगर लोगों को वैक्सीन ड्राइव में फायदा नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल ये सवाल उठाना चाहिए कि क्यों वैक्सीन हमारी इंपोर्ट हुई, क्यों अब सरकार एक उत्सव मना रही है। उत्सव मतलब कि फेस्टिवल, सरकार ने बोला ये फेस्टिवल होगा, तो कैसे ये फेस्टिवल हो सकता है जब हमारे लोगों की जाने जा रही है, हमारे देश के लोगों की जाने जा रही है। तो हमारी ये जो रीति है ये नहीं कहती कि हम फेस्टिवल मनाएं, हमें अपने वैक्सीन ड्राइव पे और फोकस करना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि क्यों जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, ये मैं और अन्य चैनलों पे भी बोलता हूं, क्यों जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को ट्रायल्स क्यों नहीं स्टार्ट करते हम? जो वैक्सीन अमेरिका जैसे देश में, इतने बड़े देश में इतनी कारगर साबित हुई है, क्यों भारत उसकी वितरण को स्टार्ट नहीं करता, क्यों उसकी टेस्टिंग प्रक्रिया को स्टार्ट नहीं करता, और क्यों ये इनिशिएटिव पहले नहीं लिया गया?
बिल्कुल ईशान जी, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल जो है वो महत्वपूर्ण ये हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार राहुल गांधी की तरफ से इससे पहले भी ये कहा गया था जब प्रवासी मजदूर पलायन करते हैं कि उनकी जेब में पैसा दिया जाए, अर्थव्यवस्था के लिए सही होगा, बार बार इस तरीके की सलाह दी जा रही है, लेकिन उसमें साथ में ये भी लिख दिया जाता है कि अहंकारी सरकार अच्छे सुझाव नहीं मानती। क्या वाकई ये बहुत अच्छा सुझाव है राहुल गांधी का जो केंद्र सरकार को मान लेना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं उस वक्त आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो प्रवासी मजदूर लाखों की संख्या में पिछली बार घर गए 1 साल पहले, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस बात को, तो वो एक मिसमैनेज्ड लॉकडाउन का पूरा एग्जाम्पल था। अगर आप अभी का एग्जाम्पल देखें, अभी देखिए क्या हुआ, नाइट कर्फ्यू लगाने शुरू किए हर स्टेट ने। अभी से ही जो प्रवासी मजदूर पिछली बार रह गए थे या पिछली बार जो नहीं जा पाए थे अपने घरों पे, जब यहाँ पे अब उनके राज्यों में रोजगार के जो साधन है वो कम हो गए थे, वो अभी से ही रेलवे स्टेशन पे और बस स्टेशन पे जाना शुरू कर दिए कि इस बार अगर सरकार कोई लॉकडाउन लगाती है तो वो जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंच जाए, अपने घर पहुंच जाए, एटलीस्ट कम से कम उनके 2 टाइम की रोटी का कहीं से जुगाड़ हो जाए। तो राहुल गांधी जी बिल्कुल सही बात करेंगे। देखिए, अगर आप लोगों के जब तक हाथ में पैसे नहीं देंगे, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसकी सरकार बार बार बात करती है, प्रधानमंत्री मोदी जी डिजिटल पेमेंट्स की बात करते हैं, जब तक आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं देंगे लोगों को, जब तक लोगों के जेबों में पैसे नहीं आएंगे, तो उनकी जो खर्च करने की क्षमता है वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। और अगर खर्च करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी तो इकोनॉमी कैसे ऊपर जाएगी, ये तो मोदी जी ही जान सकते हैं। तो राहुल गांधी जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन इसके पीछे वजह क्या समझते हैं ईशान जी आप? इसके पीछे वजह क्या समझते हैं कि अगर इतना ही अच्छा ये सुझाव है तो फिर केंद्र सरकार मान क्यों नहीं रही है? इस तरीके की कोई और योजना क्यों नहीं लेकर के आ रही है? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार, उनके मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी जी और सारे जितने भी मंत्री और जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनके, फिलहाल तो इलेक्शंस में व्यस्त हैं। फिलहाल उनका सिर्फ एक फोकस है कि कैसे बंगाल में अपनी सरकार बनाई जाए। वो भूल गए हैं कि वो देश भी चला रहे हैं और उनकी जवाबदेही पूरी देश की जनता है को है, सिर्फ बंगाल में इलेक्शन लड़ने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि केंद्र सरकार बिल्कुल मिसमैनेज तरीके से, उनके पास पैसा ही इस टाइम नहीं है, उन्होंने क्योंकि इतनी मिसमैनेज तरीके से इकोनॉमी संभाली है पिछले 6-7 साल में कि उनके पास अब पैसा नहीं है देने के लिए, इसलिए वो नई नई स्कीमों को लेकर आते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसकी रियलिटी देखेंगे, जब आप उसको डीपली स्टडी करेंगे, जो कि मैंने किया था, उसमें यह है कि आपको लोन मिलेगा। देखिए, लोन नहीं देना, आपको लोगों की जेबों में पैसा डालना है, जो कि बाकी बड़े विकसित देशों ने भी किया है। तो हम अपनी तुलना विकसित देशों से करें ना, हम पिछड़े देशों से थोड़ी करेंगे। तो जैसे यूएस ने, मान लीजिए, अपने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया है लोगों को, उसने यूएस की इकोनॉमी अभी भी चल रही है। देखिए, वहां पे, हाँ बिल्कुल मैं मानता हूं कि कोविड-19 के केसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था तो नहीं बिगड़ी। अब उल्टा हो रहा है हमारे साथ, हमारी अर्थव्यवस्था तो बिगड़ गई। सभी ने देखा कि 23.5% की गिरावट हुई थी जीडीपी में, लेकिन कोरोना वायरस में भी हम पीछे छूट रहे हैं ना। हमारे पास वैक्सीन है, दिन पर दिन 1.5 लाख के आसपास केसेस होने वाले हैं। अब हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स नहीं है। कहां गया वो पीएम केयर्स का फंड जो लोगों ने अपना बिल्कुल इमोशनल होके पैसे दिए थे पीएम केयर्स फंड में, ना उसका ऑडिट हो सकता, वो प्राइवेट फंड है वो, तो उसका यूज क्यों नहीं किया गया? ये सब सवाल भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र की सरकार को देने चाहिए, और लोगों को भी यह सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछने शुरू कर देने चाहिए। तो अब क्या समझा जाए ईशान जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कभी टीकाकरण उत्सव मनाया जा रहा है, तो कभी हालांकि कई राज्यों में, अलग अलग शहरों की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन लगाने शुरू भी कर दिए गए हैं, तो क्या ये समझा जाए कि एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ देश चल पड़ा है, पहुंच रहा है लॉकडाउन की तरफ ही, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था सरकारों के पास नहीं है ताकि लॉकडाउन की स्थिति से बचा जा सके? नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से, अगर आप मेरी राय पूछना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या कोई सी भी राज्य सरकार हो, उसको संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जो राय है वो नहीं दूंगा। संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ एक एरिया वाइज। आप देखिए कि इस एरिया में कंटेनमेंट जोन है, मतलब इसमें ज्यादा केसेस है, तो इसको कंटेनमेंट जोन बना दीजिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाएंगे तो वही दिक्कतें आएंगी कि लोग पलायन करेंगे वापस, फिर से लोग मजबूर हो जाएंगे कि वो पैदल घर जाएं, अपने साइकिलों पे हजारों किलोमीटर घर जाएं और अपनी जाने गंवाएं। और लोगों का जो एमएसएमई सेक्टर है, जो हमारे जो स्मॉल स्केल सेक्टर है, उसको बहुत नुकसान होगा।
और जो अर्थव्यवस्था है वो फिर से गिर जाएगी। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप संपूर्ण लॉकडाउन लगाइए, लेकिन हाँ आप कंटेनमेंट जोन लगाइए। और जो सोनिया गांधी जी ने कहा है कि टेस्टिंग बढ़ाइए, आप उनको ऑब्जर्व करिए कि कहां पे केसेस बढ़ रहे हैं और वहां पे वैक्सीनेट करिए। आपको जरूरत नहीं थी बाकी देशों में वैक्सीन भेजने की। मैं मानता हूं एक पॉलिसी होती है, इंटरनेशनल पॉलिसी आपको बढ़ानी थी, लेकिन पहले अपने देश को तो बचा लीजिए। क्योंकि मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं शायद कि वो ग्लोबल लीडर बन जाएं, लेकिन जब ये देश ही नहीं बचेगा, हमारा भारत देश ही नहीं बचेगा, तो वो ग्लोबल लीडर बन के क्या करेंगे? बिल्कुल। तो उनको पहले अपने देश के लोगों को बचाना चाहिए था, फिर आगे देखते जाके कि कैसे वो विश्व को बचाएंगे। जी बिल्कुल ईशान जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं देश में, और उसी को देखते हुए अब सोनिया गांधी ने ये महत्वपूर्ण सुझाव जो है वो केंद्र सरकार को देने की कोशिश की है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी मिलने का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जांच एजेंसी एनआईए की तरफ से जांच की जा रही है और अब एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के सहयोगी पुलिस अधिकारी रियाज काजी को रविवार को अपने कब्जे में लिया और सहायक पुलिस निरीक्षक रियाज काजी को एनआईए ने रविवार को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया था, बाद में गिरफ्तार कर लिया। अब एनआईए कोर्ट ने काजी को 16 अप्रैल तक के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। और एक अधिकारी ने यह बताया है कि एंटीलिया के बाहर एक एसयूवी में विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले में ये गिरफ्तारी की गई। और बता दें कि एनआईए ने इस मामले में वाजे को 13 मार्च को गिरफ्तार किया था। मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास के पास 25 फरवरी को एसयूवी में विस्फोटक सामग्री मिली थी और ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में एनआईए ने पहले भी काजी से पूछताछ की थी। अधिकारी ने यह कहा कि काजी को पिछले महीने मुंबई अपराध शाखा से सस्पेंड कर दिया गया है। और बता दें कि इससे पहले एक सीसीटीवी फुटेज में भी काजी को यहां पर विखरोली इलाके में नंबर प्लेट की दुकान में घुसते हुए देखा गया और दुकान के मालिक से बातचीत करते हुए उन्हें देखा गया था। काजी को दुकान से एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और एक कंप्यूटर ले जाते हुए भी देखा गया। अब काजी के वकील का यह कहना है कि वो अपने अधिकारियों के निर्देशों का पालन कर रहे थे। और टुडे आज वो रियाज को प्रोड्यूस किए थे and he has been remanded to NIA custody till the 16th. सर क्या कुछ उनका एलिगेशन क्या था बेसिकली? That he was accompanying Waze whenever about their allegation is that जब भी he was traveling in respect of this case, why he was along with Waze. So they want to investigate that angle, that's all. और अपना ये पक्ष था कि वो सिर्फ एक ड्यूटी निभा रहे थे क्योंकि he was under him. Whenever he was there, he was on the basis of written orders, which are marked in the station diaries and orders of the superiors. सर हिंदी में बोल दीजिए ना सर। जो भी वो कर रहे थे वो सुपीरियर्स के ऑर्डर्स के ऊपर कर रहे थे विद एन ऑफिशियल जो स्टेशन डायरी और रिकॉर्ड बना कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप से कुछ कर रहे थे, ही वाज डूइंग इट ऑफिशियल। सर मनसुख हिरेन केस और यूएपीए दोनों केस में उनकी कस्टडी मांगी गई। सीआर तो एक ही है। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से एनआईए की तरफ से जांच की जा रही है और अब काजी को भी हिरासत में लिया गया है और उससे भी पूछताछ जो है वो की जानी है, लेकिन इस मामले में जिस तरीके से वकील जो उनके हैं उन्होंने बताया कि वो अधिकारियों के निर्देशों पर ही काम कर रहे थे, रिटर्न में उन्हें ऑर्डर मिला था, तो फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई? हितेंद्र देखिए, अभी तो धीरे धीरे करके एक तार खुल रहे हैं। पहले जांच जो है वो सचिन वाजे पर की, तो उसके बाद जब जांच हुई और कई ऐसे सबूत और दस्तावेज जब बरामद हुए और उसमें कहीं न कहीं के घेरे में आए थे, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। आज कोर्ट में पेश करके उनका रिमांड लिया गया और इस रिमांड में उन तमाम चीजों को एनआईए जांच कोशिश कर रही है कि सचिन वाजे के साथ में काजी कब से काम कर रहा था और किन किन कामों को अंजाम दिया था, और खास करके एनआईए ये भी जानना चाहेगी कि सचिन वाजे ने कौन से ऐसे सबूत थे, कौन से ऐसे दस्तावेज जो काजी के जरिए नष्ट कराया था या फिर काजी के जरिए क्या और कहीं से उगाई की गई थी। तमाम तथ्यों को खंगालने के लिए अब काजी से
पूछताछ करेगी। और जिस तरीके से एनआईए के हाथ में सचिन वाजे सहित और 2 लोगों से जो जानकारी, जो सबूत मिले हैं, उस आधार पर जो है काजी को पूछताछ होगी और उसे जवाब देना होगा। जी, वहीं अगर बात की जाए एनआईए के अधिकारियों की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी, रियाज काजी के क्या कुछ सुराग उनके हाथ लगे हैं? देखिए हितेंद्र, आधिकारिक तौर पर एनआईए ने आज कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जैसे ही बांद्रा के बीसी नदी में जो कुछ दस्तावेज मिले थे, आधार पर जब सचिन वाजे से पूछताछ हुई थी तो उसमें काजी का नाम निकल करके आया था। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो कहा गया था कि काजी का है, उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर पूछताछ की जाएगी। देखना यह होगा कि मनसूख हिरन मर्डर मामले से लेकर के इंडिया के बाहर इंटेलिजेंस में काजी की क्या भूमिका है और उनके साथ क्या और कुछ है, इसका खुलासा बहुत जल्द ही एनआईए करेगी। जी मुरारी, इसके अलावा अगर बात सीबीआई की जाए, क्योंकि सीबीआई की तरफ से भी इस मामले में जांच की जा रही है, जो 100 करोड़ की वसूली का मामला सामने आया था, वहां उस मामले में जांच में अभी तक क्या कुछ सामने आया? देखिए उस मामले में सीबीआई बहुत ही बारीकी से पूरे तथ्यों को खंगाल रही है। सबसे पहले सीबीआई उन मोबाइल फोन डेटा को जो है कि अपने कब्जे में ली है और उससे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ बातें हुई है, क्या कुछ चीटिंग हुई है। साथ ही साथ अकाउंट से भी रिलेटेड जो सचिन वाजे के अकाउंट से या फिर उसके जो सगे संबंधी थे के उन पहलुओं को खंगाला जा रहा है और उससे भी मनसूख मर्डर के किसके कहने पर हुआ था, इसकी जालसाजी किसके कहने पर कही गई, पर्दे के पीछे और कौन कौन लोग हैं, इसे जानने के लिए सीबीआई बड़े ही सरलता और बारीकी से काम कर रही है। जी, इसके अलावा मुरारी अगर बात की जाए, जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं परमवीर सिंह, उनसे भी एनआईए ने पूछताछ की है। अब आगे क्या ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं गाज उन पर भी गिर सकती है, गिरफ्तारी की तलवार उन पर भी लटक सकती है? हितेंद्र, एक हसाना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके की पूछताछ हुई है, अब ऐसे में एनआईए ने परमवीर सिंह जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उनसे पूछताछ 3 घंटे तक हुई है। सीबीआई भी उनसे पूछताछ करेगी कि अगर आप इस मामले को जानते थे कि सचिन वाजे को पैसे वसूली के लिए कहा गया है, तो क्या ये बात आपने अपने किसी डिपार्टमेंट से शेयर क्या, आपने इसे मुख्यमंत्री को बताया या फिर जो उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार है, क्या उनसे आपने इस बारे में कोई चर्चा की? तो ऐसे कई सवालों का जवाब हितेंद्र जो है परमवीर सिंह को देना होगा। बिल्कुल मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के अलग अलग एंगल से जो जांच चल रही है, एनआईए की तरफ से भी इस पूरे मामले में जांच चल रही है और अब रियाज काजी को हिरासत में लिया गया है और उनसे भी पूछताछ जो है वो चल रही है। बड़ी खबरों में बस इतना ही, आप बने रहिए एएनपी न्यूज़ के साथ।